8 अगस्त 2005 ब्राजील में सेंट्रल बैंक के सिक्योरिटी गार्ड्स ने नॉर्मल रूटीन चेकअप के लिए जब वॉल्ट का डोर ओपन किया तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि बैंक वॉल्ट लुट चुका था और कुछ लॉकर्स टूटे तो कुछ खुले पड़े थे। बैंक के वॉल्ट से $80 मिलियन चोरी हो चुके थे और पुलिस ये देखकर हैरान थी कि बैंक में सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी कैमरास, मोशन डिटेक्टर्स और थर्मल सेंसर लगाए गए थे, लेकिन इस दौरान ना तो कोई अलार्म बजा और ना ही किसी सीसीटीवी कैमरा ने काम किया। पुलिस को अब ये समझ नहीं आ रही थी कि डकैत इतने सिक्योर्ड बैंक से 3.5 टन वजनी रकम लेकर आखिर फरार कैसे हुए, क्योंकि वॉल्ट में जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, यानी इसके अलावा वॉल्ट के अंदर जाना इम्पॉसिबल था। तो अब सवाल ये था कि वॉल्ट का दरवाजा टूटा हुआ भी नहीं था और ना ही उस पर फोर्स एंट्री के निशानात थे, तो फिर वो वॉल्ट में एंटर कैसे हुए और इस दौरान अलार्म क्यों नहीं बजा? तो आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब बेस्ट टीवी की आज इस वीडियो में। डकैती से लगभग 5 माह पहले डकैतों का एक ग्रुप बैंक लूटने की प्लानिंग कर रहा था। वो जिस बैंक को लूटने जा रहे थे वो कोई आम बैंक नहीं था, बल्कि वो ब्राजील के सेंट्रल बैंक की मेन ब्रांच थी, जो इस पूरे रीजन की सप्लाई और डिमांड कंट्रोल कर रही थी। अलीमाओ इस डकैती का मास्टरमाइंड था, जिसने इस बैंक को लूटने के लिए टनल बनाने का मास्टर प्लान किया। उसने जो टीम बनाई उसमें 34 टीम मेंबर्स थे, जिनमें सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, टनल स्पेशलिस्ट और प्रोफेशनल फोरमैन शामिल थे। इस ग्रुप का सेकंड लीडर पालो सर्गियो था, जो अलीमाओ का राइट हैंड था। ग्रुप में सेंट्रल बैंक का एक सिक्योरिटी गार्ड भी शामिल था, जिसने अलीमाओ को बैंक की लेआउट से लेकर उन इम्पोर्टेंट जगह की भी इंफॉर्मेशन दी थी जहां सीसीटीवी कैमरास, मोशन डिटेक्टर्स और थर्मल सेंसर लगे हुए थे। डकैती से 3 माह पहले उन्होंने सेंट्रल बैंक के करीब फोर्टालिजा में एक मकान किराए पर लिया, जहां से वो टनल की खुदाई शुरू करने वाले थे। सबसे पहले उन्होंने लैंडस्केपिंग और गार्डनिंग की एक फेक कंपनी बनाई जो नेचुरल और आर्टिफिशियल घास सेल करेगी। अब चूंकि इस काम में मट्टी यूज होती है, तो इसीलिए अलीमाओ का ख्याल था कि जब वो टनल की खुदाई के दौरान मट्टी बाहर निकालेंगे और उसे किसी दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे तो उन पर किसी को शक भी नहीं होगा। प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए उन्होंने कुछ जरूरी टूल खरीदे और इसके अलावा एक ट्रक और कुछ गाड़ियां खरीदी। अलीमाओ ने अपनी बीवी के भाई को कंपनी का सेक्रेटरी लगा दिया, लेकिन उसे इस प्लान के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। मई 2005 में उन्होंने टनल की खुदाई शुरू की, लेकिन 6 अगस्त यानी बैंक डकैती के दिन से पहले उन्हें हर सूरत ये टनल कंप्लीट करनी थी, क्योंकि उस दिन मुख्तलिफ बैंकों से पुराने नोट्स सेंट्रल बैंक मुंतकिल किए जाने थे और फिर उनकी जगह नए नोट्स इशू होने थे। प्लान के मुताबिक पुराने नोट्स ही चोरी किए जाने थे, क्योंकि अलीमाओ जानता था कि अगर उन्होंने नए नोट्स चोरी किए तो वो सीरियल नंबर के साथ जारी होंगे और जब वो उन्हें खर्च करेंगे तो वो आसानी से ट्रेस हो जाएंगे। टनल की खुदाई के लिए जिस जगह का उन्होंने इंतखाब किया वो शहर की सबसे मसरूफ और शोर वाली जगह थी, इसीलिए जब वो खुदाई कर रहे थे तो उसकी आवाज बाहर के शोर की वजह से किसी को सुनाई भी नहीं दे रही थी। टनल से मट्टी निकालकर ट्रक पर लोड की जा रही थी और उसे दूर दराज मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा था। अब चूंकि ये लैंडस्केपिंग और गार्डनिंग कंपनी थी, इसलिए किसी को शक भी नहीं हो रहा था। लेकिन फिर एक दिन सेक्रेटरी ने देख लिया कि कमरे से मट्टी निकालकर ट्रक पर लोड की जा रही है। उसने जब एम्प्लॉय से पूछगिछ की तो उन्होंने ये कहकर बात टाल दी कि वो सिर्फ अपने काम पर फोकस करे, लेकिन वो इतनी आसानी से अब पीछा छोड़ने वाला नहीं था। इसीलिए उसे जैसे ही मौका मिला वो कमरे में दाखिल हो गया। अब चूंकि टनल में अंधेरा था, इसीलिए उसने जैसे ही टार्च के लिए अपने सेल फोन की लाइट ऑन की तो वो ये देखकर हैरान था कि यहाँ एक टनल बनाई जा रही थी और उसकी डायरेक्शन सेंट्रल बैंक की तरफ थी। वो इतना घबरा गया कि वो जल्दी से बाहर निकला, लेकिन इसी दौरान उसने अपने सेल फोन का कार्ड वहीं गिरा दिया। वो अब सब कुछ जान चुका था, लेकिन उसने फैसला किया कि वो इस बात का जिक्र अभी किसी से भी नहीं करेगा। 6 अगस्त 2005 को हफ्ते का दिन था जब वो सेंट्रल बैंक की बिल्डिंग के नीचे मौजूद थे। उन्होंने 1.1 मीटर मोटे कंक्रीट से बने फर्श को तोड़कर एक बड़ा सा होल किया और फिर वो उसके जरिए बैंक वॉल्ट में दाखिल हो गए। प्लान के मुताबिक उन्हें सिर्फ 5 कंटेनर्स के लॉक तोड़ने थे, लेकिन ये बहुत मुश्किल और मेहनत तलब काम था, इसीलिए उन्हें इस काम में कई घंटे लग गए। फाइनली उन्होंने रकम निकालकर बोरी
बोरियों में डाली और फिर टनल के जरिए मकान में शिफ्ट करना शुरू कर दी। ये काम बड़ी ही एहतियात से चल रहा था क्योंकि उनकी सिर्फ एक गलती जिंदगी भर के लिए उनको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सकती थी। रकम शिफ्ट हो जाने के बाद उन्होंने फौरी तौर पर मकान को खाली कर दिया और फिर वो तमाम एविडेंस भी मिटा दिए जिनके जरिए पुलिस उन तक पहुंच सकती थी। प्लान के मुताबिक वो उस जगह पहुंचे जहां उन्हें अब रकम डिवाइड करनी थी। डकैती से पहले हर मेंबर का शेयर डिसाइड था और उनमें कुछ मेंबर्स को $3 लाख दिए जाने थे, लेकिन फिर अचानक एक टीम मेंबर ने रकम की शेयरिंग पर इतराज उठा दिया। उसने कहा कि तमाम टीम मेंबर्स में शेयर इक्वली डिवाइड किया जाए। अली माओ ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की मगर वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। अली माओ ने गुस्से में आकर उस पर गोली चला दी और उसे मार दिया। अब सबको मैसेज मिल चुका था कि अब अगर कोई शेर की बात करेगा तो वो मारा जाएगा। अली माओ ने सबको एडवाइस की कि अभी कोई भी रकम खर्च नहीं करेगा और कुछ देर के लिए सब अंडरग्राउंड हो जाएंगे और यहाँ से निकलने के बाद ना वो एक दूसरे से बात करेंगे और ना ही मिलने की कोशिश करेंगे। मंडे की सुबह जब सिक्योरिटी गार्ड्स की कॉल पर पुलिस बैंक पहुंची तो उन्होंने देखा कि वार्ड के फर्श पर बहुत बड़ा सुराख था जिसमें टनल बनी हुई थी। जब वो इसमें नीचे उतरे तो वो ये देखकर हैरान थे कि ये कोई आम टनल नहीं थी बल्कि इसमें पूरा इंजीनियरिंग वर्क किया गया था। टनल में लकड़ी के पैनल्स और प्लास्टिक शीट्स लगाई गई थी और इसके अलावा इलेक्ट्रिक लाइट्स, वाटर सप्लाई और कम्युनिकेशंस की लाइंस भी बिछाई गई थी। इवन के टनल में वेंटिलेशन के लिए इक्विपमेंट्स भी लगाए गए थे। टनल 200 मीटर लंबी, 1.5 मीटर चौड़ी और 4 मीटर गहरी थी। जब पुलिस टनल में एविडेंस सर्च कर रही थी तो उन्हें सेल फोन का वही कार्ड मिला जो सेक्रेटरी ने यहाँ गिरा दिया था। अब वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान बड़ी आसानी से सेक्रेटरी तक पहुँच गए, लेकिन उन्होंने गिरफ्तार करने की बजाय उसे आजाद रहने दिया क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो इसे गिरफ्तार करेंगे तो इसके बाकी साथी अलर्ट हो जाएंगे और फिर उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी दौरान ग्रुप का एक मेंबर जो फार्मर पुलिस ऑफिसर था उसने अपने पुलिस के कुछ पुराने साथियों के साथ मिलकर ग्रुप के 2 मेंबर से रकम छीनी और उन्हें कत्ल कर दिया। ग्रुप के सेकंड लीडर पालो सर्गियो को जब मालूम पड़ा तो उसने सेक्रेटरी को फोन किया कि वो तमाम मेंबर्स को मीटिंग के लिए इकट्ठा करे क्योंकि उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी। सेक्रेटरी ने उस पुलिस वाले समेत तमाम मेंबर्स को इनवाइट कर लिया। पुलिस अब चूंकि सेक्रेटरी का फोन टेप कर रही थी इसलिए उन्हें वो तमाम इंफॉर्मेशन मिल गई जिसके लिए उन्होंने अभी तक सेक्रेटरी को गिरफ्तार नहीं किया था। फाइनली तमाम मेंबर्स मीटिंग के लिए इकट्ठा होना शुरू हो गए और पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट हो गई। जब तमाम मेंबर्स वहां पहुंच गए तो पुलिस ने उन पर अटैक कर दिया और तमाम अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्होंने ये तस्लीम किया कि अली माओ ही इस डकैती का मास्टरमाइंड है और फिर 3 साल बाद उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन सिर्फ $50 मिलियन ही रिकवर हो सके। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।